हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूमोथोरेक्स। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि इस कंडीशन में होता क्या है। तो जनरली लंग्स की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह की मतलब अपीयरेंस होता है लंग्स का। तो जो आपको पता होगा, जो हमारे लंग्स होते हैं इनको एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब अगर इस प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है, विसरल प्यूरा एंड पेराइटल प्यूरा। जो विसरल प्यूरा होती है ये तो हमारे लंग्स को कवर करके रखती है। दूसरी जो पेराइटल प्यूरा होती है ये आउटर लेयर होती है जो चेस्ट वाल से अटैच होती है, यानी जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसकी इनर वाल से अटैच होती है। तो अब बात करें जो ये दोनों मेम्ब्रेन होती है, ये तो हो गई आउटर पेराइटल और इनर हो गई विसरल प्यूरा। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जगह पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। ओके। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन से बचाता है हमारे लंग्स को। अब अपन बात करें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एबनॉर्मल तरीके से इस प्लूरल स्पेस में एयर का कलेक्शन होने लग जाता है या इसके अंदर एयर जमा होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं अपन न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा दो कंडीशंस और आती है, एक तो आती है हाइड्रोथोरेक्स और एक आती है हीमोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स में तो क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका लेवल यहाँ पे एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स की कंडीशन में क्या होता है कि इस प्लूरल स्पेस में ब्लड का कलेक्शन होने लग जाता है। ओके। तो ये तो बात हो गई तीन तरह की डिफरेंट कंडीशंस की, बट अपन पढ़ रहे हैं न्यूमोथोरेक्स जिसके अंदर इस कंडीशन में प्लूरल स्पेस में एयर का कलेक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट वन अब देखेंगे इसकी कोजेस की, कि यहाँ पे क्या क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट होने लग जाती है। तो इसमें फर्स्ट वन कोज है चेस्ट इंजरी, मीन्स चेस्ट के अंदर किसी तरह की इंजरी हो जाए और प्लूरल स्पेस या प्लूरल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो उस वजह से वहाँ पे एयर का कलेक्शन हो सकता है। सेकंड वन यहाँ पे कुछ लंग डिजीजेज भी हो सकती है जो एयर का कलेक्शन कर सकती है, लाइक सीओपीडी या न्यूमोनिया। इन कंडीशंस में होता क्या है, जो लंग्स होते हैं उनमें डैमेज होने लग जाता है, उनकी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लो लंग्स यहाँ पे डैमेज हो गए तो क्या होगा, यहाँ से जो एयर है वो लीक होके कहाँ चली जाएगी, प्लूरल स्पेस में। ओके। नेक्स्ट वन और कुछ यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो एयर का कलेक्शन कर सकते हैं, लाइक स्मोकिंग हो सकती है, टबैको यूज़ कोई करता है तो उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक्स फैक्टर्स भी यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं न्यूमोथोरेक्स के लिए। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले न्यूमोथोरेक्स हो चुका है, तो अगर ऐसे पेशेंट्स में भी आगे चल के भी वापस से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात होगा इसकी कोजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की। नेक्स्ट अब बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उस वजह से होता क्या है, चेस्ट की वाल में रप्चर हो जाता है, लंग्स में रप्चर हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा, जो भी एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, जनरली आपको पता है जो हमारे लंग्स होते हैं ये एयर फिल कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन CO2 जैसी गैसेस पाई जाती हैं। तो अगर मान लो किसी भी वजह से ये लंग्स में रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से एयर लीक होके कहाँ चली जाएगी, प्लूरल स्पेस में। और अगर प्लूरल स्पेस में एयर लीक होकर वहाँ कलेक्ट होने लग जाएगी तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स। ओके। तो ये तो बात हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसमें सबसे पहले कलेक्शन देखने को मिल सकता है डिस्निया, यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलेगी इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो प्लूरल स्पेस है, अगर इसके अंदर एयर कलेक्ट हो गई तो एयर, यहाँ पे जो एयर कलेक्ट हो रही क्या करेगी, लंग्स को कंप्रेस करेगी, ठीक है, लंग्स को दबाएगी। और अगर लंग्स दबेंगे, कंप्रेस होंगे तो पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन होगा पर वन साइडेड होगा, यानी पर्सन की चेस्ट कैविटी में एक तरफ ही पेन प्रेजेंट रहेगा। दूसरा जो पेन होगा बहुत शार्प होगा। कब होएगा शार्प पेन, जब पर्सन इनहेल करेगा, मीन्स जब पर्सन सांस को अंदर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील होगा।
नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी प्रेशर इन चेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो एयर अंदर बिल्डअप हो रखी है उस वजह से पर्सन के चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पे साइनोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर लंग्स डैमेज है या लंग्स में कंप्रेशन हो रहा है उस वजह से अगर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिस वजह से साइनोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पर्सन क्या करेगा, ज़्यादा सांस लेगा, यानी रैपिड ब्रीथिंग रहेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे कन्फ्यूजन और डिजीनेस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती, क्यों देखने को मिलेगी, अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, ब्रेन को कंप्लीटली या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो पर्सन को कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, अगर मान लो ज़्यादा टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ब्रेन को तो पर्सन की कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है और कोमा में भी पर्सन जा सकता है। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। अपन बात करें इसकी डायग्नोसिस की, तो सबसे पहले पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं जो कि इमेजिंग टेक्निक है और इसमें विजुअलाइजेशन हो जाएगा लंग्स का और एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अलावा और भी इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक सीटी स्कैन यहाँ पे देख सकते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये जो तीनों इमेजिंग टेक्निक्स है, इससे लंग्स की जो इमेज हमारे सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कहाँ पे एयर कलेक्शन है, कहाँ पे डैमेज प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी डायग्नोसिस की। अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जो भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसका गोल यही होता है कि लंग्स में जो प्रेशर है उसको रिलीव किया जा सके। और अगर प्रेशर कैसे रिलीव होगा लंग्स में, एयर को जब बाहर निकालेंगे, जब एयर बाहर आएगी, जो प्लूरल स्पेस है उसे एयर को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एयर कैसे बाहर निकालेंगे इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स प्रेजेंट रहती है। तो इसमें फर्स्ट वन आती है नीडल एस्पायरेशन। इस प्रोसेस में करते क्या है, जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें एक नीडल इंसर्ट कराई जाती है और उस नीडल से जो भी अंदर एयर है उसको एस्पायरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे चेस्ट ट्यूब भी डाल सकते हैं, चेस्ट ट्यूब को जो है चेस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और जो भी अंदर एयर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इसके बाद एक और यहाँ पे प्रोसीजर आता है जिसको बोलते हैं प्लूरोडेसिस। इस प्रोसीजर में करते क्या है कि जो पर्सन की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो प्लूरल मेम्ब्रेन इरिटेट होती है उस वजह से होता क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है और अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा तो क्या होगा, जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स है वो एक दूसरे से चिपक जाएगी। ठीक है, और जैसे ये एक दूसरे से चिपकेगी तो अंदर जो भी एयर है या जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा। समझ गए। प्लूरोडेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर डॉक्टर क्या करते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन को इरिटेट करते हैं जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है और इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है तो जो भी लंग्स मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से चिपक जाती है और अंदर जो भी एयर और फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लूरोडेसिस। इसके अलावा कुछ सर्जरी भी यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन है थोरेकोटोमी। इस कंडीशन में करते क्या है, चेस्ट कैविटी पे एक इंसिजन किया जाता है और इंसिजन के थ्रू जो भी अंदर एयर प्रेजेंट है उसको बाहर निकाला जाता है। सेकंड वन प्रोसीजर यहाँ पे आता है थोरेकोस्कोपी। इस प्रोसीजर में करते क्या है, एक कैमरे को इंसिजन के थ्रू अंदर इंसर्ट कराया जाता है प्लूरल स्पेस में और देखा जाता है कि ये किस तरह की अंदर एब्नॉर्मलिटीज प्रेजेंट है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी सर्जरी की और इसका जनरल मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया। अपन बात करें इसके बाद इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले पर्सन के जो भी वाइटल साइंस हैं वो हमें एसेस करने हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसके वाइटल साइन चेक करना ज़रूरी है, लाइक जो ब्रीथिंग रेट है, जो हाइपरटेंशन या जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करना है, हार्ट रेट को चेक करना है, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। सेकंड वन क्या करना है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए एंकरेज करना है। अगर वो डीप ब्रीथ करेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और उसको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन क्या करना है, पर्सन की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको चेक करना है, मीन्स टिश्यूज़ में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको चेक
करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट को क्या करना है, एनाल्जेसिक्स देनी है। क्यों देनी है, जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट पे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेड रेस्ट करने को बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जो शांत हो, काम हो। ओके, नेक्स्ट वन क्या करना है कि जो इंसिजन साइट है जहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की गई है या सर्जरी हुई है, उस इंसिजन साइट को अच्छे से एसेस करना और इन्फेक्शन के साइन को देखना है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन को प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन क्या करना है, पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है उसको एसेस करना है, क्योंकि जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो उसको एंजाइटी रहेगी, कुछ डाउट रहेंगे, डर रहेगा, तो उसको हमको चेक करना है, उसकी जो भी एंजाइटी है उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट वन क्या करना है, पेशेंट को जो भी प्रोसीजर होने जाने हैं, जैसे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी है या कोई सर्जरी करनी है, तो उसके बारे में पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से बताना है, उनको एजुकेट करना है, ताकि उनके जो भी मन का डर है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वन, लास्ट में क्या करना है, जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो उसको ये एडवाइस देनी है कि आपको टाइम टू टाइम जो है चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आना है। ओके, तो ये बात हो गई इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट का, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।